नमस्कार, मैं प्रियदर्शन कुमार सिविल सर्विस स्पोर्ट चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र। इस टॉपिक को मैं 2 भाग में बांटकर इस पर विस्तार से चर्चा करूँगा। आज मैं फर्स्ट पार्ट में इसके 5 डायमेंशंस पर चर्चा करूँगा। पहला है भारत संघ, दूसरा है अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, तीसरा है फेडरेशन की बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग, चौथा है भारतीय भूभाग अन्य देशों को सौंपने की संसद की शक्ति, और पाँचवा है देशी रियासतों का एकीकरण। आज मैं इन 5 डायमेंशंस पर चर्चा करूंगा और नेक्स्ट डायमेंशंस पर मैं इस टॉपिक के पार्ट 2 में चर्चा करूंगा। तो चलिए हम अपनी चर्चा अब शुरू करते हैं पहले डायमेंशन भारत संघ से। देखें कि भारत राज्यों का समूह की बजाय राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का समूह के बजाय राज्यों का संघ है। और जब हम भारत राज्यों का समूह की बात करते हैं तो यह कहीं न कहीं अमेरिका में जो लागू है, जिसके लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, हमारा तात्पर्य उससे है। जबकि भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत राज्यों का संघ है और इसकी चर्चा जो है हम आगे डिटेल में करेंगे। हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। और आगे कहा गया है कि इसके अंतर्गत वे राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र भी आते हैं जिनकी पहली अनुसूची में चर्चा है, तथा जिन राज्यों को भारत संघ में शामिल किया गया है। आगे संविधान का अनुच्छेद 2 में इस बात का प्रावधान है कि संसद संघ में नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह नए राज्यों को भारत संघ में प्रवेश कर सकती है या फिर उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा, नाम आदि में परिवर्तन कर सकती है। और अनुच्छेद ऐसे संशोधनों को संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं रखा गया। ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि संसद अनुच्छेद 3 के तहत अगर नए राज्यों का निर्माण करती है या फिर वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या फिर नाम में परिवर्तन करती है, तो इस प्रकार का जो संशोधन होगा वह अनुच्छेद 4 के तहत संविधान संशोधन की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। अब आगे है अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, और इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में
परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद में पेश करने से ये निर्माण कर सकती है। और इस प्रकार का जो ये परिवर्तन होगा, जैसे नए राज्यों का निर्माण या क्षेत्र सीमा नाम में परिवर्तन, इस प्रकार के विधेयक को संसद में लाने से पूर्व उसे अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। जब तक राष्ट्रपति अनुमति नहीं देता तब तक इस प्रकार के विधेयक को संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। आगे देखें कि कहता है कि राष्ट्रपति जो है इस विधेयक को अनुमति देने से पूर्व, एक बार फिर सुने कि राष्ट्रपति इस विधेयक को अनुमति देने से पूर्व एक निश्चित तिथि के साथ राज्य विधानमंडल की राय जानने के लिए भेजता है। अनुमति देने से पूर्व राष्ट्रपति जो है सबसे पहले संबंधित राज्य जिनके नाम, क्षेत्र आदि में परिवर्तन करने की बात चल रही है, उससे संबंधित जो विधेयक है वहाँ के राज्य विधानमंडल में उनकी सलाह जानने के लिए भेजा जाता है। उसके बाद आगे कहता है कि राष्ट्रपति या फिर संसद कह लें, ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल की राय मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब राज्य विधानमंडल जो है ये इस विधेयक के संदर्भ में यदि कोई सलाह मशवरा या कोई राय देती है तो उस राय को संसद या राष्ट्रपति जो है वह मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। आगे कहता है कि जो राय जानने के लिए राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के पास भेजती है, अगर राज्य जो है राज्य विधानमंडल एक निश्चित समय तक यदि अपनी राय से राष्ट्रपति को अवगत नहीं करवाता है तो उस विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। मतलब वह राय दे न दे, लेकिन उस विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। आगे कहता है कि मान ले कि राज्य विधानमंडल से आए हुए सलाह के बाद, राज्य विधानमंडल से आए हुए सलाह के बाद यदि मूल विधेयक में, ध्यान रखें, मूल विधेयक में किसी प्रकार का संशोधन करती है तो दोबारा राज्य विधानमंडल के पास इस संशोधन को भेजना जरूरी नहीं है। ठीक है। आगे कहता है कि ऐसे विधेयक को संसद से पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इसे एकदम बढ़िया से जान लें कि नए राज्य के निर्माण, क्षेत्र सीमा आदि में परिवर्तन संबंधी जो विधेयक लाया जाता है, उस विधेयक को संसद से पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और मेरा जो ये सेकंड वीडियो है उसमें मैं चर्चा भी कर चुका हूँ कि 3 प्रकार के संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया है। एक साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा है विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन। तो आप वहाँ जाकर एक बार फिर से सुन सकते हैं इसके डिटेल के बारे में, और विस्तार से इसकी चर्चा की गई है। यहाँ मैं विस्तार में नहीं जाऊँगा।
ठीक है। तो ऐसे विधेयक को संसद से पारित करवाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ध्यान रखें। आगे कहता है कि अनुच्छेद 4(2) संविधान के अनुच्छेद 4(2) में इस बात का प्रावधान है कि ऐसी कोई भी विधि अनुच्छेद 368 के संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अभी तक जो मैंने चर्चा की लगभग 6 पॉइंट, तो उससे क्या निष्कर्ष निकल कर आया, तो आप देखेंगे कि उपरोक्त बातों से जिसकी मैंने चर्चा की से स्पष्ट है कि संविधान संसद को इतनी शक्ति जरूर देता है कि वह नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन बिना राज्यों की अनुमति से कर सकता है। यह राज्यों को संघ पर कहीं न कहीं निर्भर बनाने का काम करता है, जो कि संघ की स्थिति को मजबूत और राज्यों की स्थिति को कहीं न कहीं कमज़ोर करने का काम करता है। और आप देखेंगे कि यह जो है भारतीय परिसंघ की एक सीमा के रूप में हमारे सामने मौजूद है। ध्यान रखें कि आप एग्जाम्पल के रूप में इससे संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं। हमारा दूसरा डायमेंशन है फेडरेशन की बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। जबकि आप देखें कि अमेरिका में जो है वहाँ फेडरेशन शब्द का प्रयोग किया गया, तो इसके जो हैं वह 2 कारण हैं जिन कारणों से फेडरेशन की बजाय यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया था। और यह जो है यूनियन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा। ध्यान रखें, ठीक है, अंबेडकर के द्वारा इसका ये किया गया था, जो कि निम्न बातों की ओर इशारा करता है। तो पहला क्या है, तो भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। फिर से सुने कि भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे अमेरिका में है। हालांकि इसका अपवाद अभी तक जम्मू कश्मीर को माना जाता था, लेकिन पिछले साल 2019 में संशोधन करने के बाद आर्टिकल 370 में संशोधन करने के बाद इसका यह जो पहले अपवाद था उस अपवाद को लगभग ख़त्म कर दिया गया है। और इसकी स्वायत्ता की, ये जम्मू कश्मीर की स्वायत्ता को जो है उसको ख़त्म करके इसे पूर्ण रूप से भारतीय संघ में मिला लिया गया है। और कहा जाता था कि ये जम्मू कश्मीर के लिए जो है एक अलग संविधान है, उसको भी कहीं न कहीं ख़त्म करके पूर्ण रूप से भारत संघ में मिलाकर और उसे 2 नए केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया है। अब जो है कुल 28 राज्य और 9 संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिएगा कि ये फैक्ट के रूप में पूछा जाता है। तो मैं बता रहा था कि भारत संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। अगर इसी के समानांतर यदि हम अमेरिका की बात करें
तो अमेरिका जो है वहाँ संघ राज्य जो है वह समझौते का परिणाम है। और यही कारण है कि अमेरिका में जो है ये संघ और राज्य के लिए अलग अलग संविधान का निर्माण किया गया है। साथ ही वहाँ जो है दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। जबकि अगर भारत के संदर्भ में अगर कहें तो यहाँ जो है भारत संघ का जो निर्माण हुआ है वह राज्यों के साथ समझौते का परिणाम नहीं है। आगे है कि भारत, और इसका कारण क्या है, तो भारत जो है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। कहने का मतलब यह है कि राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। राज्यों को संघ से होने का अधिकार नहीं है, इसलिए ये क्या है, डेड है। जबकि हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में जो है वहाँ अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। मतलब अगर राज्य चाहे तो वह संघ से अलग हो सकता है, या फिर संघ चाहे तो वह राज्यों को अलग कर सकता है। अब हमारा जो है नेक्स्ट डायमेंशन है ये भारतीय भूभाग अन्य देशों को सौंपने की संसद की शक्ति। भारतीय भूभाग को अन्य देशों को सौंपने की संसद की शक्ति। देखें, इस संदर्भ में पहली बार जो मामला देखने में आता है वह 1960 में जब राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगा गया था। और उस सलाह के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने संसद की शक्ति राज्यों की सीमा समाप्त करने और अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय भूभाग को दूसरे राज्यों को सौंपने का नहीं है। ठीक है। अगर कहने का मतलब यह कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि वह नए राज्यों का निर्माण भी कर सकती है, उसके क्षेत्र में भी विस्तार कर सकती है, लेकिन उसे इस बात की शक्ति नहीं है कि वह भारतीय क्षेत्र को किसी अन्य देश को सौंप सके। और इसी संदर्भ में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत अगर मान लें कि भारतीय भूभाग के संदर्भ में अगर सौंपना ही है तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। अगर भारतीय भूभाग को अगर किसी अन्य देश को सौंपना है तो इसके तहत क्या करना होगा, तो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। और इस प्रकार देखें तो 9वें संविधान संशोधन के तहत बेरुवारी क्षेत्र जो है वह पाकिस्तान को सौंपा गया है। आगे देखें कि 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत या अन्य देश के बीच सीमा निर्धारण विवाद को हल करने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। मान लें कि जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा है उसको लेकर अगर विवाद है, या फिर भारत नेपाल को लेकर अगर विवाद है, तो इस विवाद को सुलझाने के लिए जो है
ये संसद जो है वह कदम उठा सकती है और इसके लिए जो है संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। और यह कार्य जो है वह कार्यपालिका द्वारा किया जा सकता है, लेकिन इसमें भारतीय भूभाग को अन्य देशों को सौंपना जो है वह शामिल नहीं है। और इसी आलोक में भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ, जिसके तहत ये कुछ गांव जो था, भारत का क्षेत्र जो था वह बांग्लादेश में पड़ता था कई हज़ार किलोमीटर, और कुछ जो है बांग्लादेश का जो है क्षेत्र वह भारत में पड़ता था। तो एक समझौते के तहत जो है ये भूभाग का जो अदला बदली किया गया, मतलब जो क्षेत्र उधर था उसको दे दिया गया और जो क्षेत्र भारत का था वह भारत में मिला लिया गया। हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है ये देशी रियासतों का एकीकरण। देखें कि आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाई की दो श्रेणियां थी। राजनीतिक इकाई की दो श्रेणियां थी, एक ब्रिटिश भारत और दूसरा कौन था? देशी रियासत। जून 1947 में माउंटबेटन योजना जो है वह प्रस्तुत की गई। ध्यान रखिएगा कि फैक्ट के रूप में जो है यह पूछा जा सकता है। जून 1947 में 1947 में माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई और इस योजना में दो विकल्प देशी रियासतों के लिए रखा गया और वह यह था कि देशी रियासत जो है या तो भारत संघ में शामिल हो या फिर पाकिस्तान में। उनके स्वतंत्र अस्तित्व की बात नहीं की गई थी। इसके बाद 1947 में ग्वालियर में अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन का आयोजन हुआ, ठीक है। और इसी सम्मेलन में नेहरू जी ने घोषणा किया कि जो रियासतें संविधान सभा में शामिल होने से इनकार करेगा उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा? तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। और जुलाई 1947 में भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित होने के बाद देशी रियासतों का विभाग जो है वह किसे सौंपा गया? तो सरदार पटेल को सौंपा गया। इसको ध्यान में रखें। देशी रियासतों का जो विभाग है, डिपार्टमेंट है, वह सरदार पटेल को सौंपा गया। और उन्होंने क्या किया? तो साम दाम दंड भेद के माध्यम से देशी रियासतों को भारत संघ में मिलाने के लिए पूरी कोशिश की। और उन्होंने कहा कि रक्षा, विदेश और संचार के संदर्भ में जो भी ये कानून है वह देशी रियासत जो है वह भारत संघ को सौंप दे और अपने क्षेत्र में वह शासन करे। उस समय देखें तो भारत में कुल 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 15 अगस्त 1947 तक 549 देशी रियासतों ने भारत में शामिल होने का फैसला किया और 3 जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 जो क्षेत्र हैं, देशी रियासत हैं, इन्होंने खुद को स्वतंत्र रहने का फैसला किया। मतलब भारत संघ में
शामिल होने से इन्होंने इनकार कर दिया। आगे चलकर 1948 में जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर भारत में विलय कर दिया गया। क्योंकि और इसका कारण क्या था, देखें कि भारत संघ में जिन देशी रियासतों को शामिल किया गया उनको जो है, उनके लिए जो है स्पेशल कोई एक निश्चित मानक निर्धारित नहीं किया गया। जैसे जो बन पड़ा उसके आधार पर देशी रियासतों को, चाहे दबाव में हो, प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा हो या जो भी हो, या जनमत संग्रह के द्वारा हो, उसे भारत संघ में शामिल किया गया। इसीलिए ऊपर कहा गया है कि सरदार पटेल ने जो है वह साम दाम दंड भेद तीनों ही माध्यम अपनाया देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने के लिए। तो देखें कि जूनागढ़ में जो है वहाँ की 80% जनसंख्या जो है वह हिंदू थी। और जूनागढ़ का राजा कौन था, तो मुस्लिम था। और दूसरी बात यह कि देखें कि जूनागढ़ का जो राजा था वह अपनी इच्छा जो है वह पाकिस्तान में शामिल होने की अपनी इच्छा जाहिर की थी। हालांकि प्रत्यक्ष रूप से यह बात नहीं खोला। ठीक है, इस प्रकार जो है ये जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया और जनमत संग्रह के आधार पर जूनागढ़ रियासत को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। अब दूसरा जो है देशी रियासत वह था जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की स्थिति अगर देखें तो वह ये जूनागढ़ से भिन्न स्थिति थी, इसलिए कि जम्मू कश्मीर की लगभग 75% जनसंख्या जो था वह मुस्लिम समुदाय का था। लेकिन अब यहाँ देखें कि यहाँ का राजा कौन था, तो एक हिंदू था जिसका नाम था राजा हरि सिंह। और इसने जो है स्वतंत्र रहने का इसने भी फैसला किया था। लेकिन आगे देखें क्या होता है, तो पाकिस्तान ने जो है ये इनडायरेक्टली रूप से ये जम्मू कश्मीर पर जो है हमला कर दिया और इसका नाम दिया गया कबायली हमला, जबकि कबायली रूप में कहीं न कहीं पाकिस्तान के सैनिक थे। और इस हमले के बाद आप देखेंगे कि राजा हरि सिंह जो हैं वह भारत से मदद की गुहार लगाते हैं। और भारत सरकार का इस पर स्टैंड था कि या तो राजा हरि सिंह जो है वह भारत की अधीनता स्वीकार करें और भारत में विलय हेतु विलय पत्र पर हस्ताक्षर करें। उसी स्थिति में भारत जम्मू कश्मीर की मदद के लिए आगे बढ़ेगा। अंत में देखें कि जब कोई दूसरा रास्ता नहीं मिला तो अंतिम रूप से राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर सिग्नेचर किया 26 अक्टूबर 1948 को। और इस प्रकार जो है जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ। अब हमारा जो है अंतिम देशी रियासत और सबसे बड़ा क्षेत्र भी था, क्षेत्रफल के हिसाब से भी यह जो है रियासत था वह सबसे बड़ा रियासत था। ठीक है, तो इसने भी जो है भारत संघ में शामिल होने से असहमति जताई और इसका रुझान भी कहीं न कहीं आप देखेंगे कि वह जो था
वह पाकिस्तान की तरफ था। हालांकि भारत की ओर से निज़ाम को जो है स्वायत्तता देने की बात भी की गई थी, लेकिन वह जो था वह इस बात को मतलब टाल रहा था, मतलब गोलमोल बातें कर रहा था। शामिल होने के अंदर से इच्छा नहीं थी, लेकिन वह किसी तरह जो है वह टाल रहा था। और उसके टालने का कारण क्या था? तो उसके टालने का कारण यह था कि किसी तरह जो है सैन्य रूप से जो है वह मजबूत हुआ जाए, ताकि भारत संघ से जो है क्या है ये फाइट करने में या विद्रोह करने में जो है, लड़ाई करने में उसे सहूलियत हो। लेकिन निज़ाम की जो गतिविधि थी, उस गतिविधि का पता ज्यों ही भारत सरकार को लगा, उन्होंने क्या किया? तो भारत सरकार ने सैन्य कार्यवाही द्वारा हैदराबाद को सितंबर 1948 में 1948 में भारत संघ में विलय कर लिया। इस प्रकार से देखें तो देशी रियासतों को साम दाम दंड भेद के आधार पर भारत संघ में शामिल किया गया और एक अखंड भारत का निर्माण संभव हो पाया, जिसमें नेहरू पटेल सबकी क्या थी? महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो मित्रों, आज मैंने संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र टॉपिक के लगभग 5 डायमेंशंस पर मैंने विस्तार से चर्चा की। और ध्यान रखें कि इससे जो है प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और मेंस में भी। यही कारण था कि थोड़ा सा जो है इस पर डिटेल से मैंने चर्चा किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं इसी टॉपिक के भाग 2 पर विस्तार से चर्चा करूँगा। तो आप सभी का हमारे और हमारे चैनल सिविल सर्विस स्पॉट से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि बटन दबाने से नेक्स्ट जो आने वाली हमारी वीडियो है उनकी सूचनाएं आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।